हाय गाइस, वेलकम टू दी स्कोर बूस्टर सीरीज। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने हेल्थ का काफ़ी अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी। आप जानते हैं कि जो एटम्स होता है, एटम के न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। ये न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो ये फिजन, जिसमें ये न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, और फ्यूजन, जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। अब ये न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप E=mc² के बेसिस पे आप समझ सकते हैं। क्योंकि आइंस्टीन का ये जो फार्मूला है, इसमें m आपका क्या है, मास है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो आइंस्टीन जी का कहना था कि जो मास होता है वो अपने इक्विवेलेंट एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, इसमें बेसिकली एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस होता है, जैसे आपके यूरेनियम हो गया। ये हैवी न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। जब इसमें न्यूट्रॉन इसको हिट करता है तो उसमें ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में। साथ में एनर्जी रिलीज होता है और कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज हुए, ये फर्दर जो यूरेनियम 235 एटम्स है उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे दो छोटे चीज़ें आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटियम है ये आपका, और ये है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स आप जानते हैं, आइसोटोप ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। मास नंबर सेम होता है बट डिफर इन प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर बोलिए या तो आप एटॉमिक नंबर बोलिए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है। जो हमारा स्टार सिस्टम है, खास तौर से सन की बात की जाए तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हो रही है। और सन में जो है बेसिकली ये रिएक्शन होती है जहाँ पे ड्यूटेरियम है, सॉरी, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। ये दोनों आपस में मिलकर एक हीलियम का एटम फॉर्म करते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम फिजन और फ्यूजन का हम कंपेरिजन देखें तो फ्यूजन में हमने आप बताया कि एक जो हैवी न्यूक्लियाई होता है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है इनटू दी लाइटर न्यूक्लियाई, साथ में एनर्जी और न्यूट्रॉन्स रिलीज होगा। और फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ये आप इन दोनों जो रिएक्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं। एक होता है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। तो जब आपका फ्यूजन होता है इसकी कैपेसिटी फैक्टर हाई होती है। चेन रिएक्शन, जो फ्यूजन प्रोसेस है इसमें चेन रिएक्शन पॉसिबल है। चेन रिएक्शन यही है कि जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये न्यूट्रॉन जो आपके यूरेनियम 235 जो एक्स्ट्रा एटम्स हैं, जो और दूसरे एटम हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, उसको हिट करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी। यानी एक न्यूट्रॉन जो है एक यूरेनियम 235 को हिट करेगा तो आप देखेंगे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। फिर ये फर्दर 3 एटम को जो है डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर वहाँ से आप देखेंगे 9 पूरे न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। फिर ये 9 न्यूट्रॉन आपके फर्दर 9 यूरेनियम 235 एटम को न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करेंगे, और ये एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। कंट्रोल रॉड के द्वारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल रॉड से बेसिकली जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि फर्दर वो जो न्यूट्रॉन जो है, अगर न्यूट्रॉन अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो जो यूरेनियम 235 एटम्स हैं या प्लूटोनियम 239 जो फ्यूल के रूप में यूज किए जा रहे हैं, इनको डिसइंटीग्रेशन स्लो हो जाएगा। लेकिन फ्यूजन के केस में अभी कंट्रोल करना मुश्किल है, अभी ये डेवलपिंग फेज में है। न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में जो रेडियो एक्टिव प्राप्त होता है वो एक मेजर चैलेंजिंग इशू है। और लेकिन वेस्ट जो न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोड्यूस हो रहा है ये लेस
अमाउंट प्रोड्यूस होता है, एज वेल एज ये लेस हार्मफुल है कंपेयर टू द न्यूक्लियर फ्यूजन वेस्ट। फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होगी हाई है, लेकिन फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए जो आप हाइड्रोजन बम सुनते हैं न्यूज़ में वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, जबकि एटम बम आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। अगर हम एडवांटेज की बात करें फ्यूजन रिएक्शन की, तो फ्यूजन रिएक्शन में देखिए अबेंडेंट हमारे पास फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और लिमिटलेस एनर्जी जो है इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। और चेन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, ये हमने देखा ना स्टार के केस में कि यहाँ पे जो है चेन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, तो जिसके कारण ये एक सेफर मेजर है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। और इसका जो वेस्ट है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो मिनिमम है कंपेयर टू दी फिजन रेडियो एक्टिव वेस्ट, और कोई किसी भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं हो रहा है, तो जिससे ये इको फ्रेंडली भी है। अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा एंड नागासाकी है वहाँ पे 2 बम गिराए थे, एटॉमिक बम। तो बेसिकली ये हमको पता होना चाहिए, जो हिरोशिमा बम था ये 6 अगस्त 1945 को अटैक किया था, इसका नाम था लिटिल बॉय, और ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 पे बेस्ड था, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ड्रॉप किया गया था। अब ये हाई एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है ये हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। और जो नागासाकी बम है ये 9 अगस्त 1945 को लॉन्च किया गया था, और इसका नाम था फैट मैन, और इसमें प्लूटोनियम 239 यूज हुआ था एज अ फ्यूल। और ये दोनों ही बम हमने ऊपर ही देख लिया कि एटम बम होते हैं, ये न्यूक्लियर आपके फ्यूजन पे बेस होते हैं। अब देखिए 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइप मटेरियल देखने को मिलेंगे, एक होता है फिजाइल मटेरियल और दूसरा होता है फर्टाइल मटेरियल। तो जो आपका फर्टाइल मटेरियल होता है वो अगर इस मटेरियल पे आप न्यूट्रॉन का हिट करेंगे ना, तो इस पे जो है ये डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं होगा और इनका फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो आपके फिजाइल मटेरियल्स हैं इन पे अगर न्यूट्रॉन अगर एक स्लो थर्मल न्यूट्रॉन्स भी हिट कर देगा ना, तो इनका फ्यूजन हो जाएगा, यानी इनका जो है डिसइंटीग्रेशन होगा स्मॉलर न्यूक्लियाई में, साथ में एनर्जी एंड न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। लेकिन जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं इनका कन्वर्जन फिजाइल मटेरियल में किया जाता है, यानी ये इनकी पोटेंशियल होती है कि ये खुद तो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, लेकिन जब आप इनका कन्वर्जन कर देंगे फिजाइल मटेरियल में तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन को सस्टेन कर जाते हैं। तो जैसे यूरेनियम 238 है, ये आपका एक फर्टाइल मटेरियल है, इसको प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जाता है। थोरियम 232 जो कि नेचुरली रूप से मिलता है, आप जो मोनाजाइट सैंड आपने पढ़ा होगा जो कोस्टल एरिया में मिलता है, जिसका लार्जेस्ट जो रिजर्व है हमारे इंडिया में है, ये दोनों फिजाइल मटेरियल हो गए। तो इनका कन्वर्जन जो है आसानी से चेन रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। जो यूरेनियम 235 है, अगर हम देखिए यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन हिट करेगा, थर्मल न्यूट्रॉन 0 ये 1, तो देखिए फ्यूजन प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जो हमने अच्छे से देख लिया है। और न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें चेन रिएक्शन वो सस्टेन करेगा, ये ऊपर आपने देखा। जो नेचुरली रूप से यूरेनियम हमें प्राप्त होता है उसमें यूरेनियम 238 करीब 99.28% होता है, जो एक फर्टाइल है, यानी ये डायरेक्टली ये अंडरगो रिएक्शन नहीं जाएगा, लेकिन इसको फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा। और लेकिन जो यूरेनियम 235 है ना, ये फिजाइल है, मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको वापस से फिजाइल में कन्वर्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी ये है। तो ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं, जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियर बम, तो वहाँ पे यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, और ये 0.7% आपको देखने को मिलेगा। यूरेनियम 235 0.0055% रहता है, ये ट्रेसेस अमाउंट में अवेलेबल रहता है नेचुरल यूरेनियम में। तो अब देखिए एनरिच्ड यूरेनियम और डिप्लेटेड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब होता है कि जो हमारा नेचुरल रूप से जो यूरेनियम प्राप्त हो रहा है उसमें जो फिजाइल मटेरियल है, फिजाइल मटेरियल आपका क्या है, यूरेनियम 235 है, इसके परसेंटेज को हमको बढ़ाना, एनरिच करना बाय अबव नेचुरल रूप से 0.7% आ रहा है, लेकिन हम इसके अमाउंट को
और बढ़ा दें तो उसी को बोलेंगे एनरिच्ड यूरेनियम। और इसे दो टाइप का होता है, जो लो एनरिच्ड यूरेनियम होते हैं, जो बेसिकली 3 से 5% उसमें यूरेनियम आपका 235 होगा, तो इसका यूज आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। और जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम होते हैं, जैसे जिसमें मोर देन 90% आपका यूरेनियम 235 एनरिच्ड होता है, तो इसका यूज न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में किया जाता है। अभी जो इजराइल और ईरान का अटैक चल रहा है उसमें यही बोला जा रहा है कि जो ईरान है उसने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बना लिया है। इसका मतलब यही है कि उनका जो यूरेनियम 235 है उनके न्यूक्लियर फ्यूल में, उसको मात्रा भी बढ़ गई है। डिप्लेटेड यूरेनियम, जब यूरेनियम 235 का जो कंटेंट है वो लेस हो जाए 0.7%, जो कि नेचुरली रूप से यूरेनियम के फ्यूल में रहता है, और तब उसमें क्या आपको बचेगा, जब इसका अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसमें मैक्सिमम तो आपका यूरेनियम 238 रिमेंस ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना नेचुरल कंपोजिशन में कि आपका जो यूरेनियम 238 है 99.28% है। अब जब यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन लो कर देंगे तो मैक्सिमम तो यूरेनियम 238 ही हो जाएगा। और इसका यूज डिप्लेटेड यूरेनियम का यूज रेडिएशन शील्डिंग में और आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है ना, एक मॉलिक्यूलर फर्नेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएक्शंस हो रही हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही हैं, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फर्नेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। कंट्रोल्ड मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज की जाएंगी जिससे जो न्यूट्रॉन है, जैसे 3 न्यूट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं, हो सकता है उनकी स्पीड को स्लो कर दिया जाए और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया जाए। और ये ऐसे किया जाता है ताकि एक चेन रिएक्शन ना हो, नहीं तो चेन रिएक्शन कर जाएगा तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांसेस बढ़ जाता है। का एक डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका मॉडरेटर रॉड है, ये फ्यूल रॉड है जो कि बेसिकली आपका यूरेनियम 235 होगा। ये आपका कंट्रोल रॉड है, ये स्टील कंटेनर में ये तीनों चीज़ें रखी रहती हैं और साथ में कंक्रीट चैम्बर में पूरा पैक्ड है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो है कूलेंट यूज होगा। अभी हम देखेंगे कूलेंट क्या होगा, इसमें कूलेंट भरा होगा। ये कूलेंट जो है, जो भी हीट रिलीज होगी, इस हीट को इससे यहाँ से ऐसे से पूरा पास करेगा। और यहाँ पे क्या है, हीट एक्सचेंजर सिस्टम, जिसमें आपका कंडेंसर वाटर यूज होता है, जो बेसिकली इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वाटर यहाँ से पास हुआ, ये हीट ऑब्जर्व होगा और ये स्टीम फॉर्म करेगा, साथ में टरबाइन को रोटेट करेगा, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वापस ये वाटर कंडेंसेस होगा और फिर से ये वही प्रोसेस चलेगी। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कंपोनेंट्स, सबसे पहले तो न्यूक्लियर फिजन होगा, और न्यूक्लियर फिजन में आपका जो हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन होगा 2 छोटे लाइटर न्यूक्लियस में, और जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी, न्यूट्रॉन्स रिलीज होगा, रेडिएशन भी रिलीज होता है। ये आप यूरेनियम 235 का रिएक्शन देख लीजिए। जब न्यूट्रॉन एक हिट करेगा, थर्मल न्यूट्रॉन, तब बैरियम फॉर्म होता है, क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं जो इतने पोटेंशियल है, जो यूरेनियम 235 के अदर एटम बचे हैं जो अभी तक अंडरगो नहीं गए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, उनको हिट करेगा और वो भी उनका भी स्प्लिट हो जाएगा या डिसइंटीग्रेशन होगा उनके न्यूक्लियाई का। और इसी के कारण क्या होगा, एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन पॉसिबल है। अब सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन अगर होने लगेगा तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी और वो एक्सप्लोजन का कारण बनेगा। इसीलिए यहाँ पे मॉडरेटर यूज किया जाता है। जो मॉडरेटर है, ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है जो 3 रिलीज हो रहे हैं, इनकी स्पीड को स्लो कर देगा और जिससे जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर कॉमन मॉडरेटर्स की बात करें तो ये आपके लाइट वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। कूलेंट बेसिकली हीट को रिमूव करता है। जो भी हीट यहाँ पे रिलीज हुई, इस हीट को हीट एक्सचेंजर में ले जाने का काम कूलेंट करता है। और कूलेंट के रूप में आपका लाइट वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड सोडियम, जहाँ पे ज़्यादा तेज रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। कंट्रोल रॉड
कंट्रोल रॉड जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स है, जैसे मान लीजिए हमको स्लो कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है या कम हीट जनरेशन की आवश्यकता है, तो उस केस में हम कंट्रोल रॉड यूज करेंगे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी एनर्जी की उस हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और इसमें आपके कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम, बोरान, हैफनियम एंड सिल्वर का यूज किया जाता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल्ड रिएक्शन हो रहा है यूजिंग द कंट्रोल रॉड्स एज वेल एज अ मॉडरेटर। और लेकिन एटॉमिक जो बम होता है उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलती है, वहाँ पे कोई भी ना मॉडरेटर यूज होता है ना तो कंट्रोल रॉड होता है, जिसके कारण चेन रिएक्शन होगी और वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। जब यूरेनियम का डिके होता रहेगा ना, जो फाइनल प्रोडक्ट एट द लास्ट स्टेज जो फॉर्म होता है वो लेड का फॉर्मेशन होता है। ग्लोबल यूरेनियम डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको यूरेनियम का रिजर्व देखने को मिलेगा, लेकिन लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है ना ये कजाकिस्तान करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 से 2% लगभग ग्लोबल जितना यूरेनियम रिजर्व अवेलेबल है वो इंडिया में है, जिसके कारण हमारी अवेलेबिलिटी फॉर द यूरेनियम कम है और हमको इंपोर्ट करना पड़ता है यूरेनियम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। यूरेनियम की जो पहली माइन थी ये जादूगढ़ा झारखंड में है, इंडिया की पहली एंड ओल्डेस्ट जो है यूरेनियम माइंस है। अब कुछ झारखंड में, और ये सारी माइंस जो है झारखंड में ही है आपके, जैसे जादूगुड़ा, फाटिन, नरवा पहाड़, तुरमदी एंड बगजाता। और लार्जेस्ट यूरेनियम माइन इंडिया में तुम्मलपल्ले है जो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट एक है राजस्थान आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे ये स्थित है और ये इंडिया का लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है। कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च रिएक्टर हैं इंडिया में, जैसे आपके अप्सरा, ये फर्स्ट है एशिया का, लेकिन अगर हम आउटसाइड दी यूएसएसआर की बात करेंगे तब। सीरस जो कनाडा, इंडिया एंड यूएसए के द्वारा मिलके ये जॉइंट इनिशिएटिव था। ध्रुव ये लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर है इंडिया का। पूर्णिमा, कामिनी ओनली रिएक्टर है वर्ल्ड में जो केवल यूरेनियम 233 का फ्यूल यूज करता है एज अ फ्यूल। जर्लिना जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस इन न्यूक्लियर असेंबलीज। ये आपको नाम पता होना चाहिए इनको, क्योंकि एग्जाम में ये दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और ऐसे दे देगा कि ये टर्म अभी न्यूज में थे, ये क्या हैं, क्या डिनोट करते हैं। हैवी वाटर हम देखें, अभी ऊपर हमने देखा कि हैवी वाटर का आपका इस्तेमाल जो है मॉडरेटर के रूप में किया जा रहा है। तो आखिर हैवी वाटर का जो प्रोडक्शन है ना, इसको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं हैवी वाटर बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये बॉडी काम करती है। इसका बस बेसिकली यही फंक्शन है कि ये प्रोडक्शन को मैनेज करे और हैवी वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन को देखे, जो हैवी वाटर प्लांट्स हैं उनका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है कि नहीं, ताकि एक सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके इन द केस ऑफ द हैवी वाटर और हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमने ऊपर देखा कि यूरेनियम 235 का यूज हो रहा है, ठीक है, और यूरेनियम 235 केस का जो फ्यूल यूज होता है या यूरेनियम बेस्ड जो फ्यूल यूज हो रहा है, इससे कुछ लिमिटेशंस है। जैसे एक बार यूरेनियम फ्यूल का यूज होता है उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब इससे इशू ये आ रहा है कि हमारे पास तो एक तो यूरेनियम का रिजर्व है नहीं और दूसरा हमको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी इम्पैक्ट होता है। अब अगर लिमिटेड ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व है तो अगर हम एक ही बार इस फ्यूल को यूज करेंगे तो ये तो एक चैलेंज है। और दूसरा है कि जो फ्यूचर की एनर्जी डिमांड है ये बढ़ती जा रही है। अगर हम यूरेनियम के भरोसे ही रहेंगे और उसकी जिसकी मात्रा कम ही अवेलेबल है तो एक हमारे लिए चैलेंज क्रिएट होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कंसर्न रहेगा। अब इसका सोल्यूशन तो यही है कि हम जो न्यूक्लियर फ्यूल वन टाइम यूज कर रहे हैं इसको रिसाइकिल करें और एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जहाँ से जो फ्यूल है ना उससे ज़्यादा एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इसके लिए जो है अब हमको जाना शिफ्ट होना पड़ेगा थोरियम पे, क्योंकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लार्जेस्ट नॉन थोरियम रिजर्व है। ये आपको जो कोस्टल हमारा एरिया है यहाँ पे आपको जो मोनाजाइट सैंड है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मोनाजाइट सैंड में कोस्टल एरिया में उसमें आपको थोरियम मिलेगा, लेकिन थोरियम सबसे बड़ी बात यह है ना कि थोरियम फिजाइल नहीं है, ये फर्टाइल है। जब फर्टाइल है तो इसको फिजाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ये अंडरगो फिजन होगा इसका।
अब थोरियम का अगर हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज करेंगे तो ये तो हमारी एक तो जो डिपेंडेंसी है इसको कम कर देगा और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो न्यूक्लियर यूरेनियम पे हम डिपेंडेंट है। और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरली रूप से थोरियम लार्जेस्ट अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसीलिए इंडिया में होमी जहांगीर भाभा डॉक्टर जो थे, इनके सुपरविजन में इन्होंने एक इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लॉन्च किया। इन्होंने बताया कि हम 3 स्टेज से गुजरते हुए हम थोरियम का यूज कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि जो हमारा लिमिटेड यूरेनियम है ना उसका यूज एफिशिएंटली हो सके और जो लार्जेस्ट नॉन थोरियम रिजर्व है उसका हम यूज कर पाएँ। अब इसके लिए इन्होंने बोला कि स्टेज 1 में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज करेंगे, जहाँ पे फ्यूल के रूप में हम नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे। और नेचुरल यूरेनियम में आपने पढ़ा कि यूरेनियम 238 नेचुरली रूप से 99.3% होता है लगभग, और जो यूरेनियम 235 है ये फिजाइल आइजोटोप है, 0.7% होगा। और यहाँ पे मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में हैवी वाटर का यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैवी वाटर रिएक्टर। अब देखिए यूरेनियम 235 हमने ऊपर देखा कि जब न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा तो ये अंडरगो फिजन जाएगा। अब देखिए बैरियम एंड क्रिप्टॉन आपके स्मॉलर न्यूक्लियाई जनरेट हो गए, साथ में 3 न्यूट्रॉन जो है रिलीज होते हैं। अब यूरेनियम 238 आप जानते हैं कि ये क्या है, आपका फर्टाइल है। तो अब ये फर्टाइल है तो क्या होगा, यूरेनियम 238 का जब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का रिलीज होगा ना तो ये न्यूट्रॉन जो यूरेनियम 238 है इससे रिएक्ट करेगा और आपका प्लूटोनियम 239 फॉर्म होगा। अब ये देखिए ये पूरा रिएक्शन आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए यूरेनियम 238 को जब न्यूट्रॉन जो कि यूरेनियम 235 के फिजन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है हिट करेगा और आपका प्लूटोनियम 239 फॉर्म होगा। अब ये प्लूटोनियम 239 का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाएगा और ये प्लूटोनियम जो 239 है ये स्टेज 2 जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का है उसमें एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। अब स्टेज 2 में आप आ जाइए, यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होंगे। ब्रीडर रिएक्टर्स मीन्स होता है ऐसे रिएक्टर जहाँ पे फ्यूल का रिलीज ज़्यादा हो रेदर देन कंजम्पशन। तो यहाँ पे फ्यूल के रूप में प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का यूज किया जाएगा। आपने ऊपर देखा कि आपका जो यूरेनियम 238 था ये प्लूटोनियम 239 से कन्वर्ट हो गया और यूरेनियम 238 आपको नेचुरली रूप से मिलता है जो यूरेनियम, उसमें इसका कंपोजिशन हाईएस्ट होता है। अब देखिए कोई भी मॉडरेटर यूज नहीं हो रहा है जिसके कारण जो न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट है वो फास्ट होगी, इसीलिए इसको बोला जा रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखिए प्लूटोनियम 239 जो है ये फिजाइल मटेरियल है तो इसका फिजन होगा और न्यूट्रॉन जब इसको हिट करेगा तो इसका डिसइंटीग्रेशन होगा और ये साथ में देखिए 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हो रहा है। और जो यूरेनियम 238 है इसका कन्वर्जन हो जाएगा इस न्यूट्रॉन की वजह से प्लूटोनियम 239 में। जो चीज़ स्टेज 1 में हुआ था 238 न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी के कारण कन्वर्ट हो गया प्लूटोनियम में, सेम यहाँ पे यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लूटोनियम 239 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लूटोनियम 239 फ्यूल है ना उसकी अमाउंट जो है ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। अब देखिए जो यूरेनियम थोरियम जो नेचुरली रूप से पाया जाता है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेगा। जो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तीन न्यूट्रॉन्स प्लूटोनियम से निकल रहे हैं, तो यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन्स थोरियम भी एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे इसका कन्वर्जन हो जाएगा यूरेनियम 233 में। देखिए आपका ये थोरियम 232 कन्वर्ट हो गया यूरेनियम 233। अब यहाँ पे इस पूरे स्टेज 2 में आपने देखा कि फिजाइल मटेरियल जो कि आपका प्लूटोनियम 239 है और यूरेनियम 233 है, इसका अमाउंट ज़्यादा रिलीज हुआ। ये आप देख सकते हैं ना, थोरियम 232 से आपका यूरेनियम 233 प्रोड्यूस हो गया ये, और प्लूटोनियम 239 आपका यूरेनियम जो 238 था इससे फॉर्म हो गया। तो यानी इनका जो फॉर्मेशन अमाउंट से ज़्यादा है। आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख लीजिए, जो यूरेनियम 233 है ना ये नेचुरली रूप से नहीं पाया जाता, ये फिजाइल मटेरियल एक मैन मेड मटेरियल है। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे स्टेज 3 पे और यहाँ पे रिएक्टर होगा थोरियम बेस्ड रिएक्टर जिसको बोला जाएगा एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यहाँ पे थोरियम 232 का यूज होगा जो एक फर्टाइल मटेरियल है और यूरेनियम 233 का यूज होगा जो एक फिजाइल मटेरियल है। यहाँ से देखिए ये फॉर्म हुआ था ना यूरेनियम 233, ये क्या है फिजाइल मटेरियल, और ये थोरियम 232
जो नेचुरली रूप से पाया जा रहा है ये फर्टाइल है, ना कि फिजाइल। तो ज़रूरत है इसका कन्वर्जन फिजाइल मटेरियल में करने की। अब देखिए जो इथोरियम 232 है ये आपका क्या हो गया, फर्टाइल मटेरियल है, इसका मतलब ये सस्टेन फिजन रिएक्शन को नहीं कर पाएगा। अब थोरियम 232 हमने ऊपर देखा, यहाँ पे इस वाले में देखा था ना कि थोरियम 232 ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 जो कि एक आपका मैन मेड फिजाइल मटेरियल है फॉर्म हो रहा है। सेम यहाँ पे स्टेज 3 में थोरियम 232 आपका न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करेगा। अब ये आप पूछेंगे कि सर ये न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन कहाँ से, न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कहाँ से हो रही है, तो ये आपका जो ये यूरेनियम 233 यहाँ पे यूज हो रहा है, ये फिजाइल मटेरियल है ना, इसका जब फिजन होगा तो आपका न्यूट्रॉन रिलीज होगा और यही न्यूट्रॉन यूज होगा इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ थोरियम 232 दैट इज ए फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल दैट इज ए यूरेनियम 233। तो ये पूरा आप रिएक्शन देख सकते हैं। और ये रिएक्शन आपका जब ये यूरेनियम देखिए 233 है, न्यूट्रॉन हिट किया, फिजन प्रोडक्ट्स जो आपके ये हैं और साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हम जो है जो हमारा लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है उसको हम यूज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, सस्टेनेबल हम न्यूक्लियर एनर्जी अचीव करते रहेंगे। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है ये अमाउंट कम निकलता है, साथ में लेस हार्मफुल होता है कंपेयर टू दी यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर। अब आपका एक डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे हम जब स्टेज 2 में थोरियम 232 को कन्वर्ट कर रहे हैं यूरेनियम 233 तो आखिर हमको स्टेज 3 की आवश्यकता क्या है, यहीं पे हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चा लोग, सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे स्टेज 2 का सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो रिएक्टर है ना वो ऐसा रिएक्टर नहीं है कि वो थोरियम 232 के अमाउंट को जितना अमाउंट आप चाह रहे हैं उसको कन्वर्ट कर दे यूरेनियम 233 में, कुछ ही अमाउंट को कन्वर्ट करता है, क्योंकि जैसे हर कोई हर एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाता उसी प्रकार इस रिएक्टर में थोरियम का कन्वर्जन नहीं होगा। तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है वो बेसिकली थोरियम के लिए ही बनाया गया है, वो थोरियम के रिएक्शन को प्रमोट करता है इन द कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम 233। अब इससे देखिए हमारा जो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी यूरेनियम डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल अवेलेबिलिटी है तो हमको अब किसी पे ज़रूरत नहीं है डिपेंड रहने की। और स्टेज 2 में इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जहाँ ब्रीडर है जहाँ पे ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू दी कंजम्पशन। थोरियम हमारी इकोनॉमी जो थोरियम बेस्ड फ्यूल है उसको हम अनलॉक करेंगे, हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारी रिड्यूस होगी और हमारे पास एक सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स मेंटेन रहेगा। अब थोरियम का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज है ओवर यूरेनियम, जैसे हाई अबेंडेंस अवेलेबल है हमारे पास, एनर्जी जो पोटेंशियल है इसका थोरियम का ज़्यादा है और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका लाइफ स्पैन कम है और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा और साथ में हमारी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो है इम्प्रूव हो जाएगा, जैसे हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है थोरियम फ्यूल का जिससे थर्मल कंडक्टिविटी बेटर से रहती है और ये इन्हेंस करता है रिएक्टर की सेफ्टी मार्जिन को, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो हमको रिएक्टर के सेफ्टी मार्जिन को भी ध्यान रखना पड़ता है। ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। जब दिल्ली में ठंडी का मौसम आता है तो वहाँ पे आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि वहाँ ग्रैप स्टेज 1, ग्रैप स्टेज 2, ग्रैप स्टेज 3, ग्रैप स्टेज 4 का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये बॉडी काम करती है। अगर इस बॉडी के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनका लेवल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं और इनका जो टेन्योर है 3 साल या सर्विस करेंगे या 70 ईयर एज, जो भी इसमें से पहले होगा। इसमें मेंबर की बात करें तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं फ्रॉम दीज 5 स्टेट एंड यूटी, जैसे दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन पांचों ये जो 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, यहाँ से के जो मेंबर होते हैं ये एक ऑफिशियल जो है इसके चेयरपर्सन नहीं इसके मेंबर बन जाते हैं। इसमें 3 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो एंड नीति आयोग से,
और एनजीओ से और कुछ एक्सपर्ट जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ग्रैप 1, 2, 3, 4 जो ये लगता है, इसमें बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शन की जाती हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है, रिस्ट्रिक्शंस का जो की स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ती जाती है। जैसे स्टेज 1 जो है आपका 201 से 300 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तब लगेगा, और इसको बोला जाता है पुअर। 301 से 400 वेरी पुअर, 401 से 450 सिवर, और 450 अगर से अधिक है तो ग्रैप 4 लगेगा, जिसमें ये बोला जाता है कि एयर की क्वालिटी जो है बहुत ख़राब है और एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है। अब देखिए जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, व्हीकुलर मूवमेंट, ये सब रिस्ट्रिक्ट किए जाती हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है कुछ तो पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव में अगर बात करें तो इससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा पोल्यूशन के हॉट स्पॉट को, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एयर प्योरीफायर खरीद सकें, उनका प्रोटेक्शन जो है होगा। लेकिन नेगेटिव अगर हम बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। जब तक आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है तब तक आपका पोल्यूशन जो है अंडर कंट्रोल आएगा थोड़ा बहुत, और जैसे ही आपने ग्रैप स्टेज को नॉर्मलाइज किया, चीज़ें फिर से वैसे ही की वैसी हो जाएंगी। अब आप जब अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन पे रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो उनकी डेली अर्निंग भी इम्पैक्ट होती है, जिससे एक सप्लाई चेन, जब गाड़ियों का मूवमेंट आप जो है रेगुलेट कर देंगे तो जो सप्लाई चेन है वो भी डिसरप्ट होती है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत ये एक प्रोजेक्ट था जिसको लीड कर रहे थे वीएस सुक्थांकर, और इस प्रोजेक्ट को 1919 में स्टार्ट किया था, और ये भंडारकर जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे बेसिकली यही टास्क था इन लोग का कि जितने भी वर्ल्ड में ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया या कोई ग्रंथ है जिसमें महाभारत का मेंशन मिलता हो, तो वहाँ पे ये देखा जाए कि महाभारत का जो एकदम ऑथेंटिक चीज़ है कि महाभारत में जो भी इवेंट्स हुए हैं अगर उनका जिक्र है तो उस पूरे चीज़ों को कंपाइल करना डिफरेंट बुक से, ताकि एक ऑथेंटिक कंपाइलेशन बनाया जा सके महाभारत का। और इस काम को करने के लिए 47 साल लगे थे, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आज बस इतना ही चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये जो न्यूक्लियर वाला पोर्शन डिस्कस किया ना, ये आज काफ़ी टाइम लिया। और अगर आपको समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है, जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ना तो आप दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा, तो आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि आखिर जब हम स्टेज 3 इंडिया अगर फॉलो करेगा तो उस केस में हमारी जो डिपेंडेंसी है यूरेनियम फ्यूल पे कैसे डिक्रीज होगी, और किस तरह से हम थोरियम बेस्ड हम जो हमारा रिजर्व अवेलेबल है जो लार्जेस्ट है उसका हम एक्सप्लॉयटेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी के साथ अब लेक्चर आज का यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। कल मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।